और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जितेंद्र जोशी जी पहुंच चुके हैं और मेरी सहयोगी भावना त्रिपाठी इस क्रम में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। भावना, ओवर टू यू। हेलो, थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ आए और हमारे मंच को आपने मजबूती प्रदान की। सबसे पहले तो सर देखिए, काफी युवा हैं आप, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रही थी, इतनी जल्दी इतनी बड़ी उपलब्धि, क्योंकि ज्वाइंट कमिश्नर का आप पद संभाल रहे हैं, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, अब स्मार्ट सिटी को स्मार्टेस्ट बनाने का जिम्मा आपके कंधों पर है। कभी ऐसा लगता है कि कंधे दर्द हो रहे हैं अब? सबसे पहले तो लॉट ऑफ थैंक्स मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। यस, अभी आप करंट सिचुएशन देखेंगे तो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं फरीदाबाद में, वो चाहे डिप्टी कमिश्नर हो चाहे कमिश्नर हो, दे ऑल आर वेरी यंग। और ये बहुत ही अच्छी बात है, जो यूथ है दे डू अंडरस्टैंड कि हमारी आज की प्रॉब्लम्स क्या हैं, शहर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको किस तरीके से रिजॉल्व करा जा सकता है। बहुत ही रिसेप्टिव हैं सभी सजेशंस को लेकर। तो यस, चैलेंज बड़ा है और जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, हमारे कंधे मजबूत हैं सभी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। जी, कैसे मजबूत किए सर कंधे आपने? क्योंकि देखिए बहुत चुनौतियां हैं, ना केवल अतिक्रमण की हम बात करें, प्रदूषण, स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, इंडस्ट्री बूम करती है, लोगों को बहुत फायदा होता है, लेकिन परेशानियां भी उतनी ही हैं। अब ऐसे में लोग सीधा प्रशासन को कोसने लगते हैं कि भाई हमारे लिए क्या कर रहा है प्रशासन। तो आप जवाब दीजिए कि क्या कर रहा है प्रशासन? देखिए, प्रशासन की तरफ से यही कोशिश रहती है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, जैसे आपने कहा कि फरीदाबाद कोई आज की सिटी नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पर काम ही इंडस्ट्रीज का रहा है। तो आज के टाइम में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी नया प्रोजेक्ट आए वो एज पर प्लानिंग हो। हमारा जैसे 2031 का एक मास्टर प्लान बना हुआ है, तो उसमें हमने डिफाइन कर रखा है कि कौन सा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होएगा, कौन सा हमारा रेजिडेंशियल एरिया होएगा, और जितने भी बड़े शहर होते हैं वो इसी प्रकार से प्लान किए जाते हैं। धीरे धीरे फरीदाबाद में भी यही होएगा, जो शहर के बीचों बीच जो इंडस्ट्रीज बसी हुई हैं उनको धीरे धीरे वो अपने आप ही बाहर की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी, जब हम आउटसाइड एरियाज में उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि कोर एरिया से वो चीज़ बाहर निकले और आउटस्कर्ट्स में वो आ जाए, ताकि लोगों को भी ये प्रदूषण की जो आप समस्या कह रहे हैं, इन समस्याओं से जूझना ना पड़े। यस, बिल्कुल सर, आपने कहा कि युवा है और युवाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन क्षेत्र में कई ऐसे युवा हैं जो प्रदेशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देते हैं। ऐसा कोई किस्सा सामने आया है आपके सामने कभी? नहीं, देखिए, पर्सनल तौर पे पूछेंगे तो अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं मेरे सामने आया कि किसी ने कुछ ऐसा करा हो ऊंच नीच। जितने भी लोग, क्योंकि हमारा काम है पब्लिक डीलिंग का, तो जितने भी लोग आते हैं बड़े ही सभ्य तरीके से आते हैं और अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, और जो भी हमारी तरफ से उनकी पॉसिबल हेल्प हो सकती है हम उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ऐसा कोई भी हमारे सामने तो मामला कोई नहीं आया कि कोई बदतमीजी करके चले गया हो। युवा है, ठीक है, जोश सब में भरा हुआ है, ठीक है, कोई अपना बात अलग तरीके से रखता है, कोई सॉफ्ट तरीके से रखता है। तो हमारा काम है जो जैसे रखे उसको, उसकी उन चीज़ों पर ना जाते हुए उसकी प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान का जो व्यवहार होता है उसकी सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि वो अपना व्यवहार कैसे कर रहे हैं। तो हम उसके बैकग्राउंड को समझें और ताकि उसकी प्रॉब्लम का जल्द से जल्द निवारण हो सके। तो हमारा इतना पेशेंस कैसे लाते हैं फिर आप? क्योंकि आप तो खुद भी इतने यंग हैं, अब आपसे कोई बदतमीजी करके जा रहा है, अभद्र व्यवहार करके जा रहा है, अब आप उसका बैकग्राउंड निकालने का पेशेंस रख रहे हैं, काबिले तारीफ है, लेकिन कैसे? देखिए, हमारी सीट पर हमसे यही एक्सपेक्टेड है। जब नीचे वालों से लोग आते हैं, बहुत सारी समस्याएं लेकर आते हैं, तो नीचे वालों से जब वो परेशान होते हैं तो हमारे पास आने का मतलब ही यही है कि एक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमें जवाब दे। लोग उग्र भी होते हैं, पर हमारा तो काम यही है कि हम अपना पेशेंस रखते हुए, कंपोजर रखते हुए उनको सही तरीके से गाइड करें। हम भी अगर गुस्सा हो जाएंगे तो बात कहीं और ही पहुंच जाती है। तो इसीलिए हमें ट्रेनिंग टाइम पर भी यही सिखाया जाता है कि पब्लिक डीलिंग इज एन आर्ट, सो वी आर स्टिल ट्राइंग टू मास्टर इट। ऐसा नहीं है कि हमें कोई परफेक्शन हासिल हो चुकी है, डे बाय डे काफी हद तक हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए मैं तो काफी इन्फ्लुएंस हो चुकी हूँ, क्योंकि युवा हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इतने सौम्य हैं
क्योंकि आजकल तो युवा थोड़ा सा कुछ उपलब्धि मिलती है और अपने आप को समझने लगते हैं कि हम तो टॉप 10 अचीवर्स में से आ गए हैं। लेकिन देखिए ये बात भी है कि अब जब फरीदाबाद आते हैं, कुछ क्षेत्र तो बहुत साफ सुथरे मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह तो ऐसी होती है गुजरने का मन नहीं करता है। सर थोड़ा माइक अपने पास रखिएगा कि उधर से गुजर जाएंगे तो लोग नाक बंद करके रखते हैं, निकलने का मन नहीं करता है, गाड़ियों के शीशे बंद करने की नौबत आ जाती है। क्या मास्टर प्लान है निगम का ऐसे क्षेत्रों के लिए? देखिए, जो ये बदबू वाला आप बता रहे हैं, तो इसके दो कारण हैं। कहीं पर या तो कोई मेजर नाला हमारा निकल रहा है, या फिर कहीं पर कूड़ा वगैरह ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो एक हम नाले वाले समस्या की बात करेंगे तो हमारी अब ये कोशिश है कि नाले की रेगुलर साफ सफाई होती रहे। क्या है कि वर्क अब काफ़ी डिवाइड भी हो चुका है बिटवीन MCF एंड FMDA। तो हम रेगुलर मंथली हमारी 1 या 2 मीटिंग्स होती है FMDA के साथ भी, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर डेली बेसिस पर जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनको गति दी जा सकती है। और साथ में ये नाले वाली जो प्रॉब्लम्स है, एक हमारा बड़ा नाला NIT क्षेत्र से निकल रहा है, तो उसकी हम रेगुलर क्लीनिंग करवा सके, नॉट जस्ट वंस ईयर, बट उसकी रेगुलर क्लीनिंग होती रहे, ताकि कहीं पर ब्लॉक ना हो, चोक ना हो। अगर ब्लॉक होएगा तो वहाँ पर स्मेल वगैरह ज़्यादा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। फिर दूसरा जो मैंने देखा है समस्या क्या है कि इलीगल डंपिंग हुआ करती है केमिकल्स की हमारे इन नालों में, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो हमने अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों के साथ भी मीटिंग करी है ताकि वो अपनी तरफ से सख्ताई दिखाएं। बाकी मैं भी जैसे राउंड पर निकलता हूं तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं अपना नंबर शेयर करते हुए कि कोई भी इस प्रकार की आपको लगे तो आप तुरंत व्हाट्सएप करें या कॉल करके बताएं। हमारी टीम उसी टाइम पहुंच के वो व्हीकल को कब्जे में लेगी ताकि वो इलीगल डंपिंग ना हो। दूसरा जो कूड़े से रिलेटेड समस्या है वो इशू फिलहाल क्या चल रहा था कि हमारा डोर टू डोर का टेंडर अभी फरीदाबाद में नहीं हो रखा है ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से। तो अब वो भी सिरे चढ़ने वाला है, जल्दी उसकी भी अप्रूवल मिल चुकी है। फिलहाल हमने जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करे हुए हैं तो हम काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल उसके बावजूद कई पर समस्याएं हैं, क्योंकि आप डेली भी कूड़ा उठाते रहेंगे तो भी और ज़्यादा मात्रा में कूड़ा आते जा रहा है, और लोगों को जो सबसे सहूलियत वाली जगह मिलती है तो वहाँ पर कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। तो चैलेंज है अपने आप में, जब तक हमारा डोर टू डोर सिस्टम पूरी तरह से मटेरियलाइज नहीं हो जाता। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं इस काम पे, तो जल्द उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। फरीदाबाद स्वच्छता में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेगा, हमें उम्मीद है जी। बिल्कुल सर, हमें भी बहुत उम्मीद है कि प्रशासन कुछ ऐसे काम करे कि जिस सिटी को स्मार्ट कहकर हम नवाजते हैं उसे हम और बेहतर टाइटल देकर और फरीदाबाद वासियों को और गौरवान्वित महसूस करा सके। लेकिन सर एक बात यह भी है कि लोग ही शहर को गंदा कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ कार्रवाई बनती है जो इलीगल डंपिंग में शामिल होते हैं और जानबूझकर कूड़ा फैलाते हैं, अपने शहर को साफ नहीं रखते? क्योंकि माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए लोगों को। प्रशासन कितना सख्त है ऐसे लोगों के खिलाफ? देखिए, ये सख्ताई तो है प्रशासन की तरफ से। रूटीन में हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हमारे जितने भी सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं या असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, हमने सबको चलानिंग की पावर दी हुई है कि जहाँ पर भी आपको कोई कूड़ा फेंकता हुआ नजर आए तो आप उसका तुरंत चलान करें। 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, और जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनका 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का भी आप चलान करें। पर मेरा ये मानना है कि जो चलानिंग की क्षमता है वो बहुत एक लिमिटेड लेवल तक ही काम आ सकती है। साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होती है नज इफेक्ट, कि आप लोगों को नज करें कि बिहेवियर आपका चेंज हो, और उसी की हमें आवश्यकता है। जो एक हम सिविक सेंस की बात करते हैं, वो सिविक सेंस तभी आ सकती है जब आप लोगों को उस डायरेक्शन में नज करेंगे, आप उनको धक्का देंगे कि भाई आप अपना बिहेवियर सुधारें। आप चलान करके एक लिमिटेड लेवल तक ही अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, बट जरूरत है लोगों में बिहेवियर चेंज लाने की, ताकि उसी से लॉन्ग टर्म फरीदाबाद स्वच्छ रह पाएगा जी। तो यूथ ऑलवेज टॉक्स अबाउट चेंजेस, युवा हमेशा क्रांति की बात करते हैं। सर आप नंबर तो शेयर कर देते हैं, लोग इतने जागरूक हैं कि आगे आकर बताएं कि यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, उस पर कार्रवाई करो। दूसरा आपने कहा कि ये हमारा ही काम है कि ना केवल कार्रवाई करें बल्कि लोगों को अवेयर करें, उन्हें बताएं कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है अपने शहर को और स्वच्छ बनाने के लिए। लेकिन सर
इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ कैंपेनिंग की जा रही है? क्योंकि ये एक बयान से, एक बात से लोगों के दिमाग में बदलाव नहीं आता है। वो जो आदत उन्हें पड़ गई है, कहीं पे थूक देते हैं, कहीं पे पानी फेंक देते हैं, कहीं पे गार्बेज फेंक देते हैं, वो आदत एक बयान से बदलने वाली नहीं है। तो क्या कुछ कैंपेनिंग प्रशासन की ओर से की जाती है? इसमें मेरी तरफ से जो हमारी प्लानिंग हुई है वो दो तरीके से इसको अचीव करा जा सकता है। सबसे पहले तो आपका जवाब देने के लिए हमने पिछले साल नवंबर दिसंबर में भी एक स्वच्छता कैंपेन चलाया था और वो बड़े लेवल पर चला था। तो उसमें भी लोगों के साथ मीटिंग करके हम उनको समझाया करते थे और उस टाइम पर भी चलानिंग काफ़ी लार्ज स्केल पर हुई थी। अब हम एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी वार्ड कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हो जाएं। वार्ड कमेटीज़ में जो चेयरमैन होते हैं वो लोकल काउंसलर रहते हैं और जो भी उस एरिया के RWA के प्रधान हो गए या जाने माने लोग हो गए, NGO हो गए, उस वार्ड कमेटी में वो जुड़ जाते हैं। तो ये सबसे ऐसी कमेटी है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकती है लोगों के साथ बैठकर उनको समझाकर। तो हमें उम्मीद है वो जल्दी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे हमारे सभी के सभी वार्ड्स में और जैसे ही वो लोगों के साथ बैठना शुरू करेंगे तो अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। लोगों के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करते रहना एक बहुत ही प्रभावी तरीका है स्वच्छता इंश्योर करने का। तो हमें उम्मीद है लगभग अगले 1 या 2 महीने में हम चेंजेस देखना शुरू करेंगे। जी, कितने चेंजेस देखेंगे? नंबर 1 बना पाएंगे फरीदाबाद को स्वच्छता में? देखिए, बना पाए ना बना पाए बट हमारी तरफ से कोशिश जरूर रहनी चाहिए। हमारा टारगेट तो है कि नंबर 1 पे लेके आए और ऐसा नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, प्रशासन के साथ लोग मिलके चलेंगे तो जरूर फरीदाबाद को नंबर 1 पे लाया जा सकता है। कोई बड़ी बात है ही नहीं। भाई इंदौर की मतलब सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है इंदौर। इंदौर भी कोई 100 साल पहले से थोड़े ना स्वच्छ चला आ रहा है, अभी की बात है। तो लोगों में सेंस आई है, प्रशासन भी वहां पर काफी जागरूक हुआ है। सेम यहाँ पर लोगों में सेंस नहीं? यहाँ पर देखिए, मैंने बताया ना, बिहेवियर चेंज की आवश्यकता है और उसमें समय लगता है। वो कोई 1 दिन का काम नहीं, कोई 10 दिन का काम नहीं, इट टेक्स टाइम। भी पहले जैसे ओपन डेफिकेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, फिर उसके बाद 2014 में सेंटर से अभियान चलाया गया स्वच्छता को लेकर, तब जाके टॉयलेट्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। बहुत लाखों टॉयलेट्स, इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाए गए। तो आप देखेंगे चेंजेस आ चुके हैं। वो बिहेवियर था कि उस टाइम पर क्या होता था कि जैसे ही कोई बाहर खेत में करने जाया करता था तो सभी अफसर निकले होते थे, वो शेमिंग करी जाती थी। तो बिहेवियर चेंज का वो एक तरीका था। इसी तरह जैसे लोग अब सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं, हमें सिमिलर कैंपेन कराने की जरूरत है ताकि वो नज इफेक्ट दिया जा सके, लोगों का बिहेवियर चेंज करा जा सके। भी सबसे पहले तो शुरुआत अपने घर से ही आदमी कर सकता है, राइट? तो ये सब चीजें करके देखते हैं हम कितनी। लेकिन अपने घर को तो लोग अपना समझते हैं सर, लेकिन शहर को अपना नहीं समझते हैं। यही कारण है कि हम पीछे रह जाते हैं। एग्जैक्टली। अब तक आपने क्या कुछ इम्प्लीमेंट किया है और उसका कितना असर आपको देखने को मिला है फरीदाबाद में? जैसा कि मैंने बताया कि सबसे जो हमारी मेजर लिमिटेशन रही है वो डोर टू डोर टेंडर ना होना है। तो उसके लिए हमने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करे हुए हैं। हमने हर एक वार्ड में ट्रैक्टर ट्रॉलीज दी हुई है, JCB दी हुई है, ताकि रेगुलर बेसिस पर कूड़ा उठता रहे। साथ में हमने बताया हुआ है कि ये हमारे डेजिग्नेटेड सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं और आप सिर्फ यहीं पर ही कूड़ा गिराएं। इसके अलावा आप जगह जगह पर जो हमारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स बन जाते हैं, कोई किसी के पास फेंक गया, कोई अपने घर के नज़दीक फेंक दिया, ढेर लगा दिया, तो वो आप ना करें। आप जो डेजिग्नेटेड हमारे 20-25 सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं, सिर्फ वहीं पर ही कूड़ा गिरे। साथ में हमने कुछ टाइम पहले, अभी 20-25 दिन पहले, जितने भी फरीदाबाद के जो वेंडर्स हैं उनके साथ मीटिंग करी थी। उनको भी ये समझाया कि आप लोगों से, घरों से कूड़ा आप इकट्ठा करें, चाहे आपको कहीं से पैसे ना मिल रहे हो 50-100 रुपए, तो भी आप उसका कूड़ा उठाएं। निगम उसकी भरपाई करने को तैयार है, बट मेक श्योर कि भी वो कूड़ा सड़क पर ना आए। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दुकानें हैं, वो भी पैसा नहीं देना चाहते, तो वो अपनी दुकान के आगे झाड़ू तो मार देंगे, बट वो कूड़ा उनके थोड़ी सी दूर पर 10 मीटर 20 मीटर दूर इकट्ठा हो जाता है। तो उनके ऊपर हमने सख्ताई दिखाई है कि आप हमें बताएं, वेंडर्स ही हमें बताएं कि कौन सा दुकान वाला है जो कि अपना कूड़ा हैंड ओवर नहीं कर रहा है, ताकि हम उसका चालान कर सकें। तो
इस तरीके से हमारी इम्प्रूवमेंट भटकल एरिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि मैं एनआईटी और भटकल एरिया देख रहा हूँ, तो भटकल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। नो डाउट हमें काफ़ी जगह पर काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली जहाँ पर हमारी कॉलोनीज हैं, जैसे कि ये राहुल कॉलोनी है या फिर आदर्श कॉलोनी है, इन एरियाज़ पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर गरीब तबके का आदमी ज़्यादा रहता है, तो वो पैसे देने की क्षमता रखता नहीं है, और फिर वेंडर भी जाने के इच्छुक नहीं रहते, वो लड़ाई झगड़े की संभावना सी बनी रहती है। तो हमारी कोशिश है कि वहाँ से भी कूड़ा रूटीन में उठता रहे। तो देखिए अब कितना सक्सेसफुल रह पाते हैं हम, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश करते रहिए, हम भी यही अपील करेंगे कि देखिए परेशान मत करिए प्रशासन को, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं कि ना केवल कार्रवाई करेंगे, चालान काटेंगे, बल्कि आप जो सोच रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है, जो साइकोलॉजी है, उसको भी बदलने का काम करेंगे। बिल्कुल, exactly। सर, आपने कर्मचारियों की बात की तो मेरे दिमाग में ही आया कि चलिए जनता के लिए तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी समय समय पर बहुत परेशान होते हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है और क्या उनके लिए आप कुछ करते हैं या कुछ ऐसा अलग जिससे उन्हें कोई सुविधा मिल सके? देखिए, सफाई कर्मचारी तो रूटीन में हमारी तो डेली उनसे इंटरेक्शन होती ही है। फिर उसके बाद कुछ उनकी पर्टिकुलर डिमांड्स रहती हैं, जैसे कुछ टाइम पहले तक उनकी ये थी कि हमें जिससे हम साफ़ सफाई करने लग रहे हैं, जो इक्विपमेंट है वो हमें टाइम टाइम पर मिलता रहे। तो जैसे ही उनसे ये इंटरेक्शन हुई तो अगले हफ्ते के अंदर ही उनको सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिया गया। साथ में अब उनकी यूनिफॉर्म के लिए भी हमारा वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है कि हम सबको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और भी जो उनकी डिमांड्स हैं वो हम रूटीन में सुनते रहते हैं, और वो भी मतलब खुश हैं कि भाई हमारे अफसर हमारी बात को सुन लेते हैं और मान लेते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि सफाई कर्मचारियों को भी हम अप्रोचेबल नहीं हैं। ठीक है, उनकी देखिए ये ऐसा है ना, ये कैट एंड माउस वाली गेम है, ठीक है, ये चलती ही रहेगी। हम एक डिमांड पूरी करेंगे, कोई नई डिमांड फिर आगे से जाहिर हो जाएगी, तो क्योंकि कर्मचारी है, कर्मचारी का काम है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो उनका काम है वो मैनुअल नेचर का काम है, तो और उसमें फटीग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो उनकी भी परेशानियों को हम बिल्कुल समझते हैं। तो टाइम टाइम पर वो रखते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि वो हम अप्रोचेबल नहीं हैं, तो रिजॉल्व होते रहती हैं परेशानियाँ। जी बिल्कुल। सर देखिए, रास्ते में पब्लिक टॉयलेट्स तो बने हुए हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि कोई यूज नहीं कर सकता है। ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स बना दिएंगे, लोग देख तो रहे हैं कि पब्लिक टॉयलेट है, गेट खोलते हैं तो फिर वापस लौट जाते हैं। बिल्कुल। इसमें देखिए, यहाँ पर लोकल हमारे एमसीएफ ऑफिस से तो कोशिश जारी है, साथ में एक यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ इस पर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है कि हम जितने भी ये टॉयलेट्स हैं हम इनको सुलभ मॉडल पर लेके जा सकें। जैसे कि आप कभी चंडीगढ़ शहर विजिट करेंगे तो वहाँ पर जितने भी टॉयलेट्स हैं सबका मेंटेनेंस का जारी हो रखा है। वहाँ पर एक बंदा हमेशा आपको बार मेटा मिलेगा, एक आदमी हमेशा साफ सफाई के लिए लगा रहेगा। उसी तर्ज पे यहाँ पर भी हम सिमिलर प्लानिंग कर रहे हैं कि रूटीन में हमेशा 2 आदमी वहाँ पर अवेलेबल हों, ताकि जिसने टॉयलेट यूज़ करा वो अपना पे एज पर यूज़ मॉडल जिसको कहा जाता है वो अपना पेमेंट दे, यूज़ करे, और साथ में साफ़ सफाई के लिए एक आदमी हमेशा वहाँ पर मौजूद रहे। दूसरा कि जैसे काफ़ी सारे जर्जर हालत में पड़े हुए हैं तो उनकी हम मेंटेनेंस का भी टेंडर निकालने लग रहे हैं। काफ़ी टेंडर तो निकल चुके हैं और भी हम निकालने लग रहे हैं, तो ये हमारी तरफ से कोशिश जारी है। बाकी तीसरा, मुझे इसमें वही लोगों से भी रिक्वेस्ट लगती है कि जब टॉयलेट को यूज़ करें तो उसमें सिविक सेंस बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, उसमें भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार यूज़ करते हैं तो आपके बाद दूसरा भी कोई आदमी आएगा उसको यूज़ करने वाला। जैसे कि अक्सर हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप देखेंगे काफ़ी गंदे पड़े होते हैं टॉयलेट्स वगैरह। तो जब आदमी एक बारी खुद यूज़ करने के बाद इंश्योर करे कि मैं अपना खुद साफ़ करके जा रहा हूँ, उसको प्रॉपर क्लीन तरीके से छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये चेन आगे तक चलती रहेगी और उसमें फिर साफ़ सफाई की या फिर दूसरे आदमी की इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता भी कम पड़ जाती है। तो ये एक तरीका है जिसपे कि इंश्योर करा जा सके कि हमारे टॉयलेट जो हैं साफ़ सुथरे रहें। जी, तो मेहनत तो कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन इस काबिल कैसे बने आप ये बताइए जनता को। एचसीएस अधिकारी हैं, बहुत मेहनत लगी होगी इस पद तक पहुंचने पर, ये सफलता हासिल करने पर। पर्सनल लाइफ कैसी रही, करियर की शुरुआत कैसे हुई और आज जिस मुकाम पर हैं कैसे पहुंचे? देखिए, मैं मूल तौर पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़ में, तो मेरा सारा ही जीवन ऑलमोस्ट 30 जैसे चंडीगढ़ शांत शहर है, वैसे आपका स्वभाव भी मुझे शांत लग रहा है। बचपन में शरारती थे या
पढ़ाकू थे। ऐसे ही रहे हैं, हम ऐसे ही रहे हैं। तो पढ़ाई पर नो डाउट, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान था। तो मेरी जो मूल शिक्षा है वो सारी चंडीगढ़ से ही हुई है। उसके बाद कॉलेज में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट करी थी 2016 में। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट ज्वाइन करा था, तो वहाँ से मैंने लॉ की शिक्षा करी थी। तो उस दौरान ही ये तैयारी का सिलसिला शुरू हो गया था। यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए थे, फिर पीसीएस एग्जाम्स की भी तैयारी करी। तो आईएएस के लिए ट्राई किया? जी मैंने किया था, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो फिर एचसीएस का और पंजाब पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, तो दोनों में ही मेरा हो गया था सिलेक्शन। तो हरियाणा बीइंग क्योंकि हम यहीं के हैं, तो इसीलिए आई प्रेफर्ड हरियाणा। और 2020 की मेरी ज्वाइनिंग है जी। तो फैमिली भी तो 6 साल हो गए आपको जी, सर्विस? मुझे 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में आपके अंदर कोई ऐसा बदलाव आया कि आपको लगा कि हाँ मैंने अधिकारी अब ये पद ज्वाइन कर लिया है, तो कुछ अब बदलाव आया है मेरे बिहेवियर में, मेरी सोच में, ऐसा कुछ लगा आपको अपने अंदर? जी देखिए, सर्विसेज में रहते हुए हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपकी सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा क्या होता है कि जो एक एक्सपोजर आपको मिलता है, आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। जैसे आज आप लोगों ने मुझे इनवाइट कर लिया यहाँ पर, तो ये अलग प्रकार की इंटरेक्शन है। हमारी भी यही कोशिश थी कि जितने अच्छे लोग यहाँ पर पहुंच सके, तो हमने सभी दिग्गजों को बुलाया। देखिए मेहमान भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बखूबी आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, कोई दिग्गज तो नहीं हम, खैर। तो जो नौकरी है ये हमें एक्सपोजर बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है कि हम सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बैठ सके, उनके विचार जान सकें, उनके सोचने का तरीका क्या है और प्रॉब्लम्स को किस तरीके से वो अप्रोच करते हैं। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो मतलब मेरी तो फिलहाल यही कोशिश रहती है कि उस थॉट प्रोसेस को जो भी अच्छे अधिकारी हैं उनको अपने अंदर लाया जाए। साथ में जितने भी मतलब हम क्योंकि पब्लिक स्पेस में इन्वॉल्व हैं, तो आप पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो जिससे जो चीज़ बेस्ट ली जा सके वो हम अपने अंदर इम्बाइब करें, ताकि एक एक बेहतर वर्जन आप अपना प्रेजेंट कर सकें। जैसा आप व्यवहार करेंगे, बिकॉज हम ऐसी सीट पर बैठे हुए हैं, हम बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि वी प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। ऐसा नहीं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, भी अंदर से ही जब आदमी में चेंजेस आते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा आपको फॉलो करना शुरू कर देता वो है। दिखाई दे रहा है आपकी पर्सनालिटी में कि अंदर से चेंजेस आए हैं। जी आप ग्राउंड पर भी जाते हैं, जी लोगों से मिलते भी हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि युवा समझकर किसी ने अंडर एस्टिमेट कर दिया कि तो कम उम्र का बच्चा है, बहुत हमें होता क्या है, बताएगा, क्या बहुत सिखाएगा? होता है, बहुत होता है। कैसे हाँ। टैकल करते हैं आप? नहीं, पर कोई बात नहीं, इसमें मैं कभी बुरा नहीं मानता, हाँ। है ना, ये तो ठीक है। नहीं, कोई सीरियस नहीं लेता है तो कैसे आपको ऐसा, कैसे कार्रवाई कैसे करते हैं? अगर कोई सीरियस ही नहीं होगा तो प्रशासन कैसे एक्शन लेगा? डर ही नहीं बनेगा तो आपको कहीं महसूस होता है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा डर वाली कोई बात नहीं है। जनरली हम जाते हैं तो हमारे साथ टीम होती है, और अकेले भी कभी जाना पड़ जाए तो कोई ऐसी, हरियाणा स्टेट है, यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी अच्छी है, यहाँ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, और लोग समझदार हैं, है ना। वो ऐसी बात नहीं है कि लोग कोई बदतमीजी करना शुरू कर देगा, और कोई कर भी रहा हो तो हमारा ही तो काम है कि भी उनको टैक्टफुली प्यार से समझाने का, है ना। कोई वो पहली वाली बात आ गई मेरी कि अगर कोई परेशान है, कोई बदतमीजी करने लग रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ऐसा नहीं कि भाई वो मौका देखते ही कि भाई ये तो बच्चा है, इसको तो मैं धमका के ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं है। भाई हमारा काम है उसकी परेशानी को समझने का। वो भूल जाएं कि भाई क्यों उसको गुस्सा आने लग रहा है, क्यों वो बदतमीजी से मेरे से बात करने लग रहा है, ठीक है। तो और मौके पर जब 20-25 लोग 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि बदतमीजी कर देगा तो दूसरे उसको शांत करवाने भी वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो कभी भगवान की कृपा से ऐसी कोई परेशानी आई नहीं है जी। हम यही चाहेंगे कि ऐसी कोई परेशानी आए भी ना, और जैसा आपका स्वभाव है उससे ये तो पता चल रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उतने काबिल है आप। जी ऑफिस में कैसा माहौल रहता है? देखिए कॉर्पोरेट के बारे में तो हमें पता है, जी। ऑफिस में कैसा महसूस करते हैं? सीनियर्स के साथ कैसा तालमेल है? क्या कोई जनरेशन गैप की वजह से कि भाई हमारे सीनियर के काम करने का तरीका अलग है या आपके काम करने के तरीके से कभी ऐसा हुआ, कोई क्लैश हुआ हो? तालमेल कैसा है आपका? देखिए, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ आज की डेट में कैसा माहौल है। हमारे जो फिलहाल कमिश्नर हैं धीरेन्द्र खडगटा सर, वो 2012 बैच के IAS ऑफिसर हैं, और हम उनकी वर्किंग स्टाइल को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। सर हमें मान लीजिए हमें मॉर्निंग में बुला लिया मीटिंग के लिए, वो मीटिंग ना होके एक डिस्कशन रूम बन जाता है। सर ने एक अपने रूम में वाइट बोर्ड रख रखा है,
तो उस पर वो मार्कर से लिखना शुरू कर देंगे। वो पूछते हैं हमसे भी आइडियाज़ दो। तो एग्जैक्टली लाइक कॉरपोरेट्स हमारे यहाँ पर सेम इन्वायरमेंट है। वो मीटिंग वाला कोई माहौल नहीं है कि ओनली वन पर्सन विल स्पीक, सिर्फ मैं बोलूँगा, जो बोलूँगा मेरे आदेश मान्य होंगे, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर आइडियाज़ इनवाइट करे जाते हैं। इफ़ माई आइडिया इज़ गुड तो वही एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उनकी बहुत अच्छी बात है कि ही इज़ वेरी रिसेप्टिव। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम भी उनकी तरह बने। तो फरीदाबाद नगर निगम में भी आप मान के चलिए एक कॉरपोरेट कल्चर की तरह माहौल है, फिलहाल है। मैं और भी जगह काम कर चुका हूँ तो वहाँ पर ऐसा नहीं था, बट यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट है, कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट है। और ऐसा नहीं कि हम सीनियर, देयर इज़ अ चेन ऑफ कमांड, बिल्कुल है, और उसकी रिस्पेक्ट करी जाती है। पर साथ में जो चेन ऑफ कमांड है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी के आड़े आना शुरू हो जाए और आदमी अपनी बात ना रख सके। तो यहाँ पर सबको अपना अधिकार है बात रखने का, और लोग रखते भी हैं। एक सफाई कर्मचारी भी कमिश्नर के पास खड़े होके अपनी रिक्वेस्ट रख सकता है। जी, बहुत खूब सर, बहुत अच्छी आइडियोलॉजी। और जो भी अगर इस दबाव में, प्रेशर में है, तो उस प्रेशर को छोड़िए। देखिए सर यहाँ पर हैं, अच्छा करियर हासिल किया, अच्छा मुकाम हासिल किया है, और ये भी पता है कि कैसे लोगों की साइकोलॉजी को चेंज करना है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे मंच को मजबूती प्रदान की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जितेंद्र जोशी जी, आप हमारे मंच पर आए और अपने विचार साझा किए। थैंक यू सर। प्लीज एक बार स्टेज पर ही रहिएगा। हमारे हरियाणा न्यूज़ के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता मैम आपको सम्मानित करेंगी। तो बिल्कुल देखिए, आपने जाना कि कैसे ज़मीन से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत आज की गई है और कैसे कैसे जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर आज बताया गया। चाहे वो आपके मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए या फिर आपके जीवन में जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर बात की जाए। क्यों हितेंद्र? बिल्कुल। और जितेंद्र जोशी जी ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से वो लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, किस तरह से शहर को सफाई के मामले में नंबर 1 बनाने की ओर लगातार काम कर रहे हैं, और भी जो जनता के काम हैं, जो भी निगम से संबंधित काम है, उसको लेकर के भी साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि लोग सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं अधिकारियों के साथ। अगर उन्हें कोई भी समस्या आ रही है तो उसको लेकर के बातचीत जो है वो आगे कर सकते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम लगातार जारी है और यहाँ पर दिग्गज पहुँच रहे हैं, जनप्रतिनिधि पहुँच रहे हैं और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर, राज्य मंत्री गौरव गौतम भी पहुंचेंगे। अलग अलग दूसरे क्षेत्रों के जो विधायक अभी तक नहीं पहुंचे वो भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और स्पीच देखिए, और अब ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और आपको आगे दिखाएंगे कि क्या कुछ और खास होगा। तो चलिए फिलहाल